हेलो 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 एवरीवन, दिस इज सीए प्रतीक उदासी और मैं आपके साथ आ गया हूँ सीए फाउंडेशन लॉ के डिटेल रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके, जो है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 4, जिसका नाम है अनपेड सेलर। चलो, तो अनपेड सेलर होता क्या है सबसे पहले वो जानेंगे, उसके बाद उसके कुछ राइट्स पढ़ेंगे और लास्ट में इस चैप्टर में थोड़े बहुत बायर के भी राइट्स दिए हुए हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में तीन चीजें हैं। सबसे पहले व्हाट इज अनपेड सेलर, देन राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, और उसके बाद आता है फ्यू राइट्स ऑफ बायर, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है ऑक्शन सेल, वो भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या होता है? चलो, तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कि अनपेड सेलर क्या होता है। आप सीधी सीधी बात समझो, अगर सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को पैसा नहीं मिला तो वो अनपेड सेलर है। ठीक है, सीधी सी बात है, अनपेड सेलर यानी जिस सेलर को पैसा नहीं मिला वो क्या है? अनपेड सेलर है। इतनी सी कहानी है। पर एक छोटी सी चीज और जुड़ी हुई है, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज और एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स गेट्स डिसऑनर्ड, जब सेल के कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट होती है बाय बिल ऑफ एक्सचेंज और बाय एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चेक से पेमेंट होती है, और बाद में वो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक डिसऑनर हो जाए, तो डिसऑनर होने के बाद भी सेलर विल बी ट्रीटेड एज अनपेड सेलर। ठीक है, तो ये एक और बात है। तो हमें क्या समझ में है? अनपेड सेलर वो सेलर है जिसको या तो पैसा मिला ही नहीं है, ठीक है, या तो पैसे की जगह बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया है या चेक मिल गया है, पर बाद में वो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक डिसऑनर हो जाता है। तो चेक मिला, डिसऑनर हो गया, तो अनपेड सेलर है, और पैसा मिला ही नहीं तो भी अनपेड सेलर। ठीक है, एक बार वर्डिंग पढ़ लेते हैं। सेलर इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन होल ऑफ प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। होल ऑफ प्राइस यानी सारा पैसा जब तक नहीं मिल जाता तब तक सेलर क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर ही कहलाएगा। मान लो 1 लाख रुपए का सेल का ट्रांजेक्शन था, 50,000 मिल गए हैं, तो क्या सेलर अभी भी अनपेड सेलर है? जी हाँ, जब तक पूरा 1 लाख नहीं मिल जाता तब तक सेलर विल बी ट्रीटेड एज अनपेड सेलर। ठीक है, उसके बाद उसने चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, तो वो भी अनपेड सेलर है। तो व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज और एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड बाय सेलर इज डिसऑनर्ड, गेट्स डिसऑनर्ड। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि सेलर क्या है? अनपेड सेलर हो चुका है। अब सबसेक्शन 2 में 45 सबसेक्शन 2 में एक बहुत ही प्यारी बात दी हुई है, वो तुम समझो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे जेठालाल जी है। जेठालाल जी क्या करते हैं? जेठालाल जी सुंदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सुंदर बोलता है मैं अहमदाबाद में एक दुकान खोल रहा हूं, पर मैं अपना सामान नहीं खरीदूंगा। जेठालाल जी, मैं आपके बिहाफ पर सामान बेचने के कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और फिर आप पार्टी को डिलीवरी कर देना। तो सुंदरलाल ने क्या किया? अहमदाबाद में एक दुकान खोली, और सुंदर क्या करता है? वहां सामान सैंपल दिखा के बेचता है और एक्चुअल डिलीवरी जेठालाल करता है। तो सुंदर को क्या मिलता है? सुंदर को सिर्फ कमीशन मिलती है। तो सुंदरलाल क्या करता है? पार्टी जो भी उसके पास कस्टमर आता है उससे क्या करता है? पेमेंट कलेक्ट करता है, अपनी कमीशन काटता है और जेठालाल को दे देता है। ठीक है, तो जेठालाल को क्या मिलता है? प्राइस मिल जाता है और कमीशन देता है वो सुंदर को। तो सुंदर क्या कर रहा है? एज अ एजेंट ऑफ जेठालाल अहमदाबाद में दुकान खोल के चला रहा है और वहां पे सामान बेच रहा है। क्या? एज ए एजेंट बेच रहा है। ठीक है, अब मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कस्टमर आता है किसके पास? सुंदरलाल के पास। कस्टमर आता है सुंदरलाल के पास, वो बोलता है मुझे 100 टीवी चाहिए। ठीक है, वो बोलता है 100 टीवी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और पर मैं आपको पेमेंट 15 दिन बाद करके जाऊंगा। ठीक है, अब वो सुंदरलाल का दोस्त था, वो सुंदरलाल का दोस्त था, मान लो वो था, वो बका पार्टी था। ठीक है, तो वो पार्टी आया था, उसने सुंदरलाल से 100 टीवी मांगी और बोला 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा। सुंदरलाल ने बोला लगाया जेठालाल को फोन। सुंदरलाल ने जेठालाल को फोन लगाया तो जेठालाल ने क्या बोला कि तेरा दोस्त है, मैं भरोसा नहीं करता, मैं 100 टीवी तभी भेजूंगा जब तू मुझे पेमेंट कर दे। ठीक है, तो सुंदरलाल ने क्या किया? सुंदरलाल ने अपने अकाउंट में से पैसा दे दिया किसको? जेठालाल को। सुंदरलाल ने जेठालाल को पेमेंट कर दी, और जेठालाल ने क्या किया? फिर गुड्स डिलीवर कर दिए किसके पास? सुंदरलाल के पास। ठीक है, अब सुंदरलाल क्या है? सुंदरलाल ने आगे गुड्स डिलीवर कर दिए किसको? बका पार्टी को, अपने कस्टमर को। अब सुंदरलाल हैज राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम द कस्टमर। सुंदरलाल के पास राइट टू रिसीव मनी है, पर क्या सुंदरलाल एक्चुअल सेलर है? नहीं, एक्चुअल सेलर तो जेठालाल है। सुंदरलाल तो क्या है? सिर्फ एजेंट है जो कमीशन पे काम करता है। ठीक है, पर उसने क्या किया है? एक्चुअल कस्टमर के बिहाफ पे जो पैसा है
उसने तो जेठालाल एक्चुअल सेलर को पे कर दिया है, तो अब पैसा किसको मिलना चाहिए? सुंदरलाल को। तो नाउ सुंदरलाल विल बी ट्रीटेड एज अनपेड सेलर जब तक उसको पैसा मिल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट एंड ही हिमसेल्फ हैज पेड। ठीक है, ही हिमसेल्फ हैज पेड टू द सेलर। ठीक है, तो सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ सेलर, फॉर इंस्टेंस एनी एजेंट ऑफ सेलर और कंसाइनर और हु हैज हिमसेल्फ पेड और रिस्पांसिबल टू पे। कंसाइनर ने जो हिमसेल्फ पे कर दिया है, जैसे सुंदरलाल ने जेठालाल को पेमेंट कर दी थी। ठीक है, सुंदरलाल ने जेठालाल को पेमेंट कर दी थी। अब सुंदरलाल हैज राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम द कस्टमर है सुंदरलाल के पास। तो दो वो एक्चुअल सेलर नहीं है, वो सिर्फ कमीशन सेलर है, कमीशन एजेंट है, स्टिल वो ट्रीट किया जाएगा एज अ सेलर, और जब तक उसको पैसा नहीं मिलता तब तक वो ट्रीट किया जाएगा एज एन अनपेड सेलर। ठीक है, तो जो एक्चुअल में सेलर नहीं है वो भी अनपेड सेलर बन सकता है अगर उसने एक्चुअल सेलर को पैसा दे दिया हो और उसके पास राइट टू रिसीव मनी हो। ठीक है, चलो इसके बाद आता है अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या है। ठीक है, अनपेड सेलर का मतलब हमने समझ लिया, अब उसके राइट्स पढ़ लेते हैं। राइट्स क्या क्या है? तो राइट्स क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले राइट्स अगेंस्ट गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर के पास कुछ राइट्स होते हैं। सेक्शन 46 बताता है, क्या बताता है? एन अनपेड सेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट गुड्स नॉटविथस्टैंडिंग वेदर प्रॉपर्टी इज पास्ड टू बायर और नॉट। ये जो तीन राइट मैं आपको बताने वाला हूं, वो राइट्स सेलर के पास रहेंगे, चाहे प्रॉपर्टी सेलर के पास हो, चाहे वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुकी हो। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, चाहे ओनरशिप गुड्स की सेलर के पास है या ट्रांसफर हो चुकी है बायर के पास। ठीक है, उन दोनों केसेस में ये राइट्स सेलर के पास रहेंगे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर प्रॉपर्टी इज विद सेलर और विद बायर, दीज राइट्स आर अवेलेबल टू अनपेड सेलर एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। तो अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देता है कि प्रॉपर्टी जो है बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी है, तो क्या अनपेड सेलर वाले राइट्स उस क्वेश्चन में लगा सकते हैं हम? जी हाँ, लगा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राइट्स अनपेड सेलर के पास रहेंगे। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब तीन राइट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला राइट ऑफ लियन व्हेन सेलर इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स। दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट व्हेन बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तीसरा है राइट ऑफ रीसेल एज पर दिस है। ठीक है, तो जो रीसेल का राइट है वो तो नीचे दिया हुआ है, लियन और स्टॉपेज भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राइट ऑफ लियन, सेक्शन 47 में डिफाइंड है राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं वो बताता हूं। लियन का मतलब होता है किसी और की चीज को अपने पास रख लेना। ठीक है, जो तुम्हारे पास रख लेना, अब वो किसी भी कंडीशन के लिए रखो, वो लियन कहलाता है। ठीक है, तो अब आता है लियन का मतलब राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द प्राइस इज पेड और टेंडर्ड। ठीक है, गुड्स क्या है? सेलर के पास है और पैसा सेलर को नहीं मिला। गुड्स क्या है? सेलर के पास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुड्स सेलर के पास हैं, अभी भी डिलीवरी नहीं हुई। जब तक गुड्स सेलर के पास हैं, डिलीवरी नहीं हुई, तब तक लियन का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। सेलर कैन एक्सरसाइज दिस राइट एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन इन पोजेशन ऑफ सेलर। जब तक सेलर के पोजेशन में गुड्स हैं तब तक ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार गुड्स पोजेशन से बाहर गए तो लियन का राइट खत्म हो जाता है। एक बार गुड्स पोजेशन से बाहर गए तो लियन का राइट्स खत्म हो जाता है। ठीक है, अब लियन कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? तीन चीजें दी हुई हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। सबसे पहले जब गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, जब गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का, तब कॉन्ट्रैक्ट जो था ऑन द स्पॉट पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, कैश में पेमेंट करनी थी ऑन द स्पॉट। ठीक है, क्रेडिट पीरियड कोई अलाउ नहीं था, तो उस वक्त क्या किया जा सकता है? लियन का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर पेमेंट सामने वाला बायर करने को रेडी नहीं है तो मैं लियन रख लूंगा, मैं गुड्स पे पोजीशन रिटेन कर लूंगा, जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। सबसे पहला राइट ये। ठीक है, दूसरा है गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड। ठीक है, गुड्स क्रेडिट पीरियड पे बेचे गए हैं और क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया है, तो अब राइट ऑफ लियन क्या किया जा सकता है? एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्रेडिट पे अगर गुड्स बेचे हैं तो इसका मतलब डिलीवरी हो गई, पैसा बाद में आएगा, तो लियन का राइट तो खत्म हो गया। नहीं, देखो मान लो आपने 10 क्विंटल गेहूं का आटा बेचा था। ठीक है, 10 क्विंटल आटा बेचा था आपने, 5 क्विंटल आप डिलीवरी कर चुके हो, उसके बाद आपको 1 महीने बाद पेमेंट मिलने वाली है और पेमेंट के बाद आप बचे हुए 5 क्विंटल डिलीवर करोगे। ठीक है,
तो क्रेडिट पीरियड 1 महीने का। तो अब अगर आपको 1 महीने बाद पैसा नहीं मिलता, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड होने के बाद पैसा नहीं मिलता, तो क्या कर सकते हो आप जो रिमेनिंग 5 क्विंटल्स है उसकी डिलीवरी रोक सकते हो, उस पे लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अगर पार्ट गुड्स डिलीवर हो गए हैं और पार्ट आपके पास है तो उस पे भी लियन का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या सेक्शन 45 में अलग से दिया हुआ है ये नीचे कि व्हेन पार्ट ऑफ गुड्स आर डिलीवर्ड सेलर कैन एक्सरसाइज लियन ऑन रिमेनिंग गुड्स, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो इसके बाद आता है व्हेन बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। थर्ड है जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है सेलर। ठीक है, सेलर के पास पोजीशन है गुड्स का, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर क्या कर सकता है, लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है और पोजीशन रिटेन कर लेगा और तब तक गुड्स नहीं देगा जब तक उसको पैसा मिल नहीं जाता। ठीक है, रिटेन गुड्स अंटिल प्राइस इज पेड और टेंडर। ठीक है, चलो तो ये 3 केसेस है। तो तुमको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, मैं तुम्हें बढ़िया सा तरीका बता देता हूं। जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो पेमेंट ऑफ प्राइस है वो ड्यू नहीं हो जाता तब तक लियन का राइट नहीं आता। तो जब सेल के कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट ड्यू हो गई है और सेलर पोजीशन में है गुड्स के, पेमेंट भी ड्यू हो गई है और सेलर के पास पोजीशन भी है, तो वो क्या कर सकता है, लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। एक केस है अगर पेमेंट ड्यू नहीं हुई पर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, पेमेंट ड्यू नहीं हुई पर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बिना पेमेंट ड्यू हुए भी क्या कर सकता है, सेलर लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, तो 2 केसेस में पहला पेमेंट ड्यू हो गई हो तो ये सोल्ड और कैश और सोल्ड और क्रेडिट पर क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड, ये दोनों उसमें आ जाता है। किसमें, एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पेमेंट ड्यू हो गई पर पैसा नहीं मिला तो लियन का राइट एक्सरसाइज कर लो आप। ठीक है, और एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पेमेंट ड्यू नहीं हुई पर आपके पास पोजीशन है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो आप लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर पार्ट गुड डिलीवर हो गए तो पार्ट गुड्स पे, बचे हुए गुड्स पे हम क्या कर सकते हैं, लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन 49। सेक्शन 49 बोलता है कि ये लियन का राइट खत्म कब हो जाता है, लियन का राइट खत्म कब हो जाता है। ठीक है, तो हमने बोला था पहली बात, जब तक पोजेशन सेलर के पास है तब तक लियन का राइट है। ठीक है, क्या बोलते हैं, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, कैरियर यानी जो बंदा गुड्स को सेलर से लेके बायर के प्लेस तक पहुंचाएगा, यानी ट्रांसमिशन, वो डिलीवरी वाला इंसान। ठीक है, कार्गो वाला इंसान क्या करेगा, कैरियर क्या करेगा, सेलर से गुड्स उठाएगा बायर के पास पहुंचा देगा। तो सेलर से निकलने के बाद गुड्स बायर के पास पहुंच जाए तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम में वो गुड्स सेलर के यहां से निकल जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर सेलर के पास से गुड्स निकल गए, अभी बायर के पास पहुंचे नहीं पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सेलर ने गुड्स कैरियर को दे दिए कि तुम जाके बायर को दे दो, तो एक बार सेलर के यहां से निकले राइट ऑफ लियन खत्म। व्हेन बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन। ठीक है, जब बायर को पोजेशन मिल जाता है तो भी क्या होता है, लियन का राइट खत्म हो जाता है। मान लो आपने कैरियर से डिलीवरी नहीं करवाई, बायर आके आपकी दुकान से गुड्स डिलीवरी लेकर चला गया लॉफुली। ठीक है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसने डिलीवरी ले लिया कर, तो क्या लियन का राइट खत्म हो गया, जी हाँ लियन का राइट खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट है व्हेन सेलर एक्सप्रेसली वेव्स हिज राइट ऑफ लियन। अग्रीमेंट में अगर सेलर लिख दे कि भले मुझे पेमेंट ना हो, भले मैं अनपेड सेलर बन जाऊं, भले मुझे लॉ राइट दे दे लियन का, फिर भी मैं लियन का राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगा, अगर ऐसा अग्रीमेंट में सेलर ने लिख दिया है तो फिर लियन का राइट कभी होगा ही नहीं, पहले ही खत्म हो चुका है। ठीक है, एक बात बहुत अच्छी मिली है, ऑब्टेनिंग डिक्री फ्रॉम फॉर प्राइस फ्रॉम द कोर्ट डज नॉट पुट एन एंड टू द राइट ऑफ लियन। मान लो आपको डिलीवरी करनी थी, आपने गुड्स की डिलीवरी नहीं की, क्यों, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिला, आपने राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर लिया। फिर आप कोर्ट में गए, केस किया कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और मुझे पैसा नहीं दे रहा मेरा माल खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब कोर्ट ने आपको क्या दिया, ऑर्डर दे दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर लिख के दिया है कि बायर सेलर को पैसा दे, तो बायर को पैसा देना पड़ेगा। पर क्या कोर्ट के ऑर्डर से मेरा राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है, यानी जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन मुझे डिलीवरी करनी पड़ेगी, बाद में वो पेमेंट करेगा, नहीं, मेरा राइट ऑफ लियन तब तक है जब तक मुझे पैसा मिल नहीं जाता। भले मुझे कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है कि मुझे बायर पे करेगा, स्टिल जब तक मेरे पास पैसा आ नहीं जाएगा तब तक मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा। ऐसा राइट मिलता है हमें अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, चल
इसके बाद आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब सेलर के यहां से गुड्स निकल गए, बायर के यहां पहुंचे नहीं है। सेलर के यहां से गुड्स निकल गए, बायर के यहां पहुंचे नहीं है, यानी गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब वो रस्ते में गुड्स हैं, उन रस्ते में जाकर अगर सेलर डिलीवरी रोक दे, यानी वो जाते हुए गुड्स को रोक दे और वापस पोजीशन को ऑब्टेन कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पर ये राइट कब कब आता है, ये राइट सिर्फ एक केस में आता है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। और किसी केस में ये राइट नहीं आता। तो अगर एक बार डिलीवरी के लिए आप गुड्स अपने यहां से निकाल दो, तो आप वापस उसका पोजीशन नहीं ले सकते। सिर्फ एक केस में ले सकते हो, अगर आपके पास इंसॉल्वेंट हो गए, अगर आपके पास जो बायर था वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, वापस पोजीशन वापस ले सकते हो। कब तक ले सकते हो, जब तक बायर के पास पहुंच ना जाए। बीच रास्ते में से आप गुड्स वापस लेकर आ सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब है रीगेनिंग पोजीशन ऑफ गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट एंड रिटेनिंग इट अंटिल पेमेंट इज मेड और टेंडर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लो जेठालाल ने किसी को गुड्स बेचा, किसको बेचा, चलो, तो जेठालाल ने गुड्स क्या किए, भेज दिए। वो मोहनलाल मटका किंग है ना, उसने 10 टीवी खरीदी जेठालाल से। गुड्स क्या किए जेठालाल ने, डिलीवरी के लिए टेम्पो में चढ़ा दिए, ठीक है। अब वो रास्ते में है और मोहनलाल मटका किंग के पास पहुंचे नहीं है। रास्ते में थे तभी जेठालाल को कॉल आया, सोसाइटी में से मेहता साहब ने कॉल किया उसको, ठीक है। उसको बताया कि वो जो मोहनलाल मटका किंग है ना, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, अभी अभी उसका बैंकरप्सी पता चला, वो इंसॉल्वेंट हो गया। अभी गुड्स रास्ते में है, तो जेठालाल क्या करेगा, आधे रास्ते में जाके वो गुड्स की डिलीवरी रोकेगा और वापस गुड्स ले आके अपने पास रख देगा। इसे कहा जाता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये कब तक होगा, जब तक उसको गुड्स कैरियर ने, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, उसने मटका किंग को दिए नहीं है, जब तक मोहनलाल को दिए नहीं है, उसके पहले पहले जेठालाल रीगेन कर सकता है पोजीशन। सिर्फ एक केस में, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, मोहनलाल मटका किंग इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। चलो, तो राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर व्हेन आफ्टर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द कैरियर, ठीक है, या एनी अदर बेली, किसी भी इंसान को डिलीवरी के लिए गुड्स दिए, बट बिफोर बायर और हिज एजेंट टेक्स पोजेशन ऑफ द गुड्स। पर डिलीवरी वाले के पास है, अभी बायर को पोजेशन मिला नहीं है, तो इस रास्ते में क्या हो सकता है, रीगेन करके पोजेशन हम स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक और चीज है, व्हेन बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 51 बताता है, कुछ ऐसे केसेस बताता है जहां जहां आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट का ट्रांजिट खत्म हो जाता है, ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या ट्रांजिट में होता है, वो रास्ते में होता है, तो बोलता है वो ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा वो बता रहा हूं मैं आपको, यानी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट कब खत्म हो जाएगा वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट है व्हेन बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी। जब बायर को डिलीवरी मिल जाती है तो ट्रांजिट खत्म हो जाता है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इंटरसेप्शन बाय बायर ऑब्टेनिंग डिलीवरी बिफोर अपॉइंटेड एज डेस्टिनेशन, ठीक है। क्या होता है, जेठालाल को गुड्स की डिलीवरी करनी है नागपुर तक, ठीक है, मुंबई से क्या करना है, नागपुर तक गुड्स डिलीवर करना है। पर नागपुर से 2 शहर पहले जो बायर था वो आकर कैरियर को बोलता है कि हाँ मेरे गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट साइन करवा लो, मुझे दे दो। तो आधे रास्ते में आकर अगर उसने गुड्स की डिलीवरी ले ली प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन करके, तो क्या कहलाएगा, तो भी कहलाएगा कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट खत्म हुआ, ट्रांजिट वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चाहे उसके अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पे आके दिया है या वो पहले आकर बायर गुड्स ले ले, दोनों केसेस में ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने जैसी, क्या, व्हेन द कैरियर, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, acknowledges to buyer that he holds goods and seller has not reserved the right of disposal, ठीक है। क्या बोलता है, जब गुड्स जो डिलीवर करने वाला है, सेलर ने उसको गुड्स दिए कि ये नागपुर में डिलीवर करने हैं, तो उसने क्या किया, नागपुर वाले कस्टमर को कॉल करके बोला कि हेलो, मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूं कि आपके पास जो गुड्स आने वाले हैं वो मैं आपको लाके दूंगा, ठीक है, तो मैं आपको कल तक गुड्स डिलीवर कर दूंगा। तो ये क्या है, कैरियर ने एक्नॉलेज कर दिया बायर को कि मैं डिलीवरी कर दूंगा। अगर कैरियर ने ऐसे एक्नॉलेज कर दिया तो फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है, ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। ओनली एक केस में ऐसा नहीं होता, कब, एंड सेलर हैज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर सेलर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफिकली लिख दिया था, बायर के कॉन्ट्रैक्ट में, सेलर बायर के,
कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो आई रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, मैं गुड्स किसी और को बेच दूंगा। ये क्या है, सेलर ने स्पेसिफिकली राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा था। तो अगर ऐसा है तो भले कैरियर क्या करे, बायर को कॉल करके बोल दे कि मैं गुड्स लेके आ रहा हूं, मैंने आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रखे हैं, फिर भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट खत्म नहीं होता। ठीक है, अगर सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट विल नॉट कम टू एन एंड। ठीक है, पर अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया तो अगर कैरियर कॉल कर दे बायर को कि भाई मैं आपके पास गुड्स लेकर आ रहा हूं, तो फिर उस टाइम पे क्या हो जाता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला, कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर टू बायर। रॉन्गफुली यानी कैरियर को डिलीवर कर देना चाहिए था, पर वो क्या बोलता है, मैं डिलीवर नहीं करूंगा, तो क्या होगा, स्टॉक ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि अब सेलर ने क्या किया, कॉल किया कैरियर को कि डिलीवरी कर दी क्या, बोले नहीं मेरी लड़ाई हो गई बायर से, मैंने डिलीवरी नहीं की उसको, तो बोलते मत करना, वापस ले आना। नहीं, क्योंकि जो कैरियर है उसने डिलीवरी रॉन्गफुली रोकी है, मतलब किसी गलत तरीके से डिलीवरी नहीं की, किसी भी रीजन से जो कि वैलिड नहीं है, तो फिर ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेलर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब वो कैरियर बायर की वापस की बात अलग है, पर सेलर के पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर हायर्ड बाय बायर। ठीक है, कैरियर हायर्ड बाय बायर क्या बोलता है, अगर जो कैरियर वाला है यानी जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो अगर बायर ने अपॉइंट किया है और हमने गुड्स किसको दे दिए, बायर के अपॉइंटेड कैरियर वाले को गुड्स दे दिए, तो फिर आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। समझ आया? मान लो हम गुड्स भेज रहे थे नागपुर तक, ठीक है, नागपुर तक गुड्स भेज रहे थे, बायर ने क्या बोला कि आप गुड्स मत भेजो, मैं अपना कैरियर भेजता हूं, वो आपसे गुड्स कलेक्ट कर लेगा। तो अगर बायर ने कैरियर भेजा और उसने गुड्स कलेक्ट किए, तो आप ये समझ जाओ कि ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, आपके पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं बचेगा, सेलर के पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं बचेगा। मान लो आपने आधे रास्ते तक अपने कैरियर को भेजा, सेलर ने आधे रास्ते तक अपने कैरियर को भेजा, ट्रांसपोर्ट वाले को भेजा, आधे रास्ते के बाद बायर ने अपनी कैरियर ट्रांसपोर्ट वाले को भेजा और आधे रास्ते पे डिलीवरी ले ली उससे। ठीक है, अब वो बाकी वाला रास्ता कौन, बायर का ट्रांसपोर्ट वाला बंदा लेके आएगा। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम में बायर ने जो ट्रांसपोर्ट वाला हायर किया था उसको डिलीवरी दे दी, उस पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रांजिट खत्म हो गया, अब सेलर का स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब एक बहुत अच्छी चीज है, व्हेन पार्ट गुड्स आर डिलीवर्ड द ट्रांजिट फॉर रिमेनिंग गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। मान लो 10 तारीख को 2 ट्रक निकले मुंबई से नागपुर डिलीवरी होने के लिए, ठीक है, और एक ट्रक को क्या हुआ, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, दूसरा ट्रक पहुंच गया। ठीक है, दूसरा ट्रक पहुंच गया। अब पहला वाला ट्रक क्या है, जो पंचर हो गया था, उसको पहुंचने में 10 घंटे ज्यादा लग गए, वो 10 घंटे लेट पहुंचा। तो दोनों ट्रक के लिए ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है, जब पहला ट्रक पहुंच जाए, व्हेन पहला ट्रक पहुंच जाए। जब आधे गुड्स पहुंच जाते हैं तो जो आधे गुड्स जो अभी भी रास्ते में है उनका भी ट्रांजिट खत्म हो जाता है, जो आधे गुड्स अभी भी रास्ते में उनका ट्रांजिट खत्म हो जाता है। पर जो गुड्स अभी सेलर के पास से निकले ही नहीं है उनका ट्रांजिट खत्म नहीं होता, वो तो अभी सेलर के पोजीशन में है। अभी जो गुड्स रास्ते में है उनका ट्रांजिट खत्म हो जाएगा अगर आधे गुड्स पहुंच गए, आधे गुड्स रास्ते में है तो। ठीक है, चल अब बोलते हैं हाउ डू वी स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट। जो ट्रांजिट में गुड्स है उनको रोकना कैसे है, हमने बोला ना स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जाके हम कैरियर से गुड्स वापस ले आएंगे, तो कैसे कैसे रोक सकते हैं वो बताता है। ठीक है, सबसे पहला, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स। आप जाओ कैरियर वाले को रोको और उससे पोजेशन वापस लेके आ जाओ, ये पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारा बाय गिविंग नोटिस टू कैरियर हैविंग पोजेशन ऑफ गुड्स। यानी जो कैरियर यानी ट्रांसपोर्ट वाला लेकर जा रहा है गुड्स, उसको क्या किया, जेठालाल ने कॉल किया कि भाई ऐसा करो, तुम गुड्स डिलीवरी मत करो, रोक दो। ठीक है, डिलीवरी मत करना, रोक देना। इसका मतलब उसने क्या किया, कॉल करके नोटिस दिया कैरियर को कि डिलीवरी नहीं करनी। ऐसे भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया जा सकता है, सिर्फ कैरियर को बोल दो कि डिलीवरी नहीं करनी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वैलिड है। ठीक है, तीसरा है, अब क्या जो ट्रांसपोर्ट वाला बंदा, ड्राइवर को कॉल नहीं किया आपने, आपने क्या किया, वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में कॉल किया। जिस ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आपने वो ट्रक हायर किया था उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी में कॉल किया कि आपकी एजेंसी से मैंने एक ट्रक हायर किया था और रास्ते में जा रहा है, उसको रोकना है। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले अपने ड्राइवर को कॉल कर देंगे और क्या हो जाएगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाएगा।
पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आपने जब ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों को कॉल किया कि अपने ड्राइवर को बोलो कि गुड्स डिलीवर ना करे, रोक दे, तो फिर जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले हैं उनको इतना टाइम होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए और ऐसे सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए कि वो ड्राइवर को कांटेक्ट कर सकें और डिलीवरी रुकवा सकें। अगर आपने ऐसे टाइम पे या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों को बोला कि अपने ड्राइवर को कॉल करो डिलीवरी रोकने के लिए, कि अब पॉसिबल नहीं है डिलीवरी रोकना, तो फिर आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तो एजेंसी वालों को बोल दिया था, वो अपने ड्राइवर को कांटेक्ट नहीं कर पाए, मेरी गलती नहीं है, मुझे गुड्स की स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट चाहिए। नहीं। अगर चलो तो समझ आया। तो हाउ डू वी स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट? सबसे पहले बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स, बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर हैविंग पोजेशन ऑफ द गुड्स, ड्राइवर को कॉल कर दिया, ठीक है। बाय गिविंग नोटिस टू द प्रिंसिपल ऑफ द एक्चुअल कैरियर, यानी वो एजेंसी को कॉल किया, वो ड्राइवर जिस ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आया था तो वो प्रिंसिपल हुआ, वो ड्राइवर उसका एजेंट हुआ। तो बाय गिविंग नोटिस टू द प्रिंसिपल ऑफ द एक्चुअल कैरियर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, बट सच नोटिस शुड बी गिवन एट सच टाइम दैट प्रिंसिपल बाय यूज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस मे कम्युनिकेट टू हिज एजेंट इन टाइम टू प्रिवेंट डिलीवरी, ठीक है। उसके पास जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले है उसके पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो क्या करे, अपने ड्राइवर को कांटेक्ट करे और डिलीवरी करने से रोक दे, ठीक है। इतना टाइम होना चाहिए और सर्कमस्टेंसेस भी होने चाहिए, ठीक है। चलो, अब जो हमने डिलीवरी वाले को बोला कॉल करके या एजेंसी को बोला कॉल करके डिलीवरी रुकवा दो, उन दोनों केसेस में क्या होता है? तो इन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, यहां वाले दोनों पॉइंट 2 एंड 3 में द कैरियर शुड रीडिलीवर गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ सेलर एट द एक्सपेंस ऑफ सेलर। हमको क्या, गुड्स नागपुर जा रहे थे मुंबई से, हमने बोला डिलीवरी रोक देनी है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब जो कैरियर है उसको आप कॉल करके बोलोगे कि डिलीवरी रोक दो, तो वो बोलेगा क्या करना है, तो बोलते हैं या तो गुड्स वापस मुझे लाके दे दो, या आप जहां उसको बोलोगे वहां वो डिलीवरी कर देगा, ठीक है। बट जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो आपको बियर करने पड़ेंगे, ये आपको लॉ बोलता है, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो कि डिलीवरी गुड्स वापस मेरे पास ले आओ, या किसी और को बोलोगे वहां डिलीवर कर देगा, बट जो ऊपर का एक्सपेंस है वो बियर करेगा कौन? सेलर, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में छोटे छोटे डिफरेंसेस है, वो आप बुक से पढ़ना, आईसीआई मैट में पेज 3.78 में दिए हुए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ फर्दर सेल और प्लेज बाय बायर ऑन द अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। चलो, तो ये क्या कह रहा है? मान लो आपने क्या किया, हमने ऐसा किया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? सेलर के, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सेलर ने बायर के साथ। मैं सेलर हूं, मुंबई में जेठालाल हूं मैं, और मैंने नागपुर में किसी बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 10 टीवी आपको भेजूंगा, ठीक है। अब जो फर्दर जो बायर है उसने क्या किया, वो हमारी दुकान पे आया था, उसने टीवी सेलेक्ट किया कि ये 10 टीवी मैं खरीदूंगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट करके चला गया। तो आपको हमने पढ़ाया था कि सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जो होता है, यानी गुड्स आर आइडेंटिफाइड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उस वाले कॉन्ट्रैक्ट में जब गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, उसी वक्त प्रॉपर्टी पास हो जाती है बायर को, ठीक है। तो बायर को प्रॉपर्टी पास हो गई, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो घर चला गया, प्रॉपर्टी पास हो गई। अब आपने डिलीवरी नहीं की, आपने डिलीवरी क्यों नहीं की? क्योंकि आप अनपेड सेलर हो, बायर ने आपको पैसा नहीं दिया, पर प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है ना। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो वो क्या करे, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर दे सेल करने का। कौन? बायर, जो नागपुर में बायर है उसने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सेल करने का। तो मैं नागपुर वाले को, बायर बोलूंगा, और उसके बाद उसने जिसको बेचा है उसको मैं बोलूंगा सब्सिक्वेंट बायर, ठीक है। तो बायर ने क्या किया है, सब्सिक्वेंट बायर को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, समझ रहे हो? तो क्या वो जो उसने फर्दर सेल कर दी है, क्या वो सेल वैलिड है? क्या अनपेड सेलर ने अभी डिलीवरी रोक के रखी है, नागपुर वाले ने क्या किया, वो गुड्स फर्दर सेल कर चुके हैं, ठीक है, उसने फर्दर सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है। तो क्या वो फर्दर सेल का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ठीक है। क्या अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ लियन है वो खत्म हो जाएगा अगर उन्होंने फर्दर सेल कर दिया? बोलता है नहीं, अनपेड सेलर का राइट रहेगा, वो डिलीवरी तब तक नहीं देगा जब तक उसको पैसा नहीं मिलता। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बायर ने फर्दर सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है या बायर ने गुड्स फर्दर किसी को प्लेज कर दी है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास लियन का राइट है तो रहेगा, उसके पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है तो रहेगा, जब तक पैसा मिल नहीं जाता। ठीक है, तो ये बात बहुत ही प्यारी है कि फर्दर जो नागपुर वाला बायर है वो फर्दर सेल कर दे या फर्दर प्लेज कर दे, उससे अनपेड सेलर के राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट यहां पे दिया हुआ है एक्सेप्ट इन 2 केसेस, यानी इन 2 केसेस में क्या होगा, जो फर्दर सेल है या फर्दर जो प्लेज कर देगा बायर नागपुर वाला, उससे अनपेड सेलर का लियन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट खत्म हो जाएगा। कैसे कैसे? 2 केसेस है। सबसे पहले, सेलर हैज अग्रीड टू सच सेल और प्लेज। मैं मुंबई में बैठा हूं, मैंने नागपुर वाले बायर को बोला कि हाँ ठीक है, तुम आगे बेच दो, मैं मानता हूं, ठीक है, मुझे चलेगा, तुम आगे बेच दो मेरा पैसा दिए बिना। या मैं बोल दूं ठीक है तुम प्लेज कर लो। अगर मैंने अग्री कर लिया मुंबई में बैठ के, तो फिर वो नागपुर वाले बायर ने क्या किया, फर्दर सेल कर दिया या फर्दर प्लेज कर दिया, उसकी फर्दर सेल और प्लेज से मेरा अनपेड सेलर का राइट खत्म हो जाएगा। मुझे पैसा मिला नहीं मिला, मुझे गुड्स उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अग्री किया था कि आप फर्दर सेल कर सकते हो, ठीक है, बिना पैसे दिए। तो ऐसे मेरा राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। एक और केस है, अनपेड सेलर हैज ट्रांसफर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स टू द बायर। मैं मुंबई से मैंने क्या किया है, जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होता है, जिसके ऊपर अनकंडीशनल राइट टू रिसीव गुड्स होता है। डॉक्यूमेंट टाइटल क्या होता है, किसी से भी गुड्स रिसीव करने का अनकंडीशनल राइट होता है उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के पास। जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट होगा वो गुड्स रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर मैंने नागपुर वाले बायर को दे दिया है, ठीक है, और उस नागपुर वाले बायर ने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल फर्दर किसको, एक सब्सिक्वेंट बायर को ट्रांसफर कर दिया है, फर्दर सब्सिक्वेंट बायर को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो फिर ये माना जाएगा कि जो अनपेड सेलर है उसका राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया। ठीक है, तो आप समझो कि कुल मिला के अगर अनपेड सेलर ने अग्री कर लिया कि आप फर्दर सेल या प्लेज कर सकते हो, तो उसका लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। अगर बायर ने फर्दर सेल कर दिया या प्लेज कर दिया, या अगर अनपेड सेलर ने क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दे दिया है नागपुर वाले बायर को, तो फिर वो उसी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को फर्दर ट्रांसफर कर दे, तो फिर उसका सेल वैलिड है और उसका प्लेज भी वैलिड है, यानी अनपेड सेलर का लियन का राइट खत्म हो जाएगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बायर हैज फर्दर ट्रांसफर्ड सच डॉक्यूमेंट फॉर सेल और प्लेज ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इसमें 2 केस आते हैं। बायर ने क्या किया है, तो नागपुर वाले बायर ने सब्सिक्वेंट बायर को सेल कर दिए है गुड्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करके, या सब्सिक्वेंट प्लेज कर दिए है गुड्स, क्या किसी प्लेजी को गुड्स प्लेज कर दिए, यानी उसको सिक्योरिटी पे रख के लोन ले लिया। तो इन 2 केसेस में अलग अलग कहानी बनती है। सबसे पहले अगर उसने ट्रांसफर कर दिया है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया है और फर्दर सेल कर दिया है, तो अनपेड सेलर का जो लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है वो खत्म हो जाएगा। फर्दर सेल कर दिया, राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कब, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करके सेल हो तो। इसके बाद बोलता है फर्दर प्लेज ऑफ गुड्स बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या हुआ, उसने आगे गुड्स प्लेज किए हैं, सेल नहीं किए। अनपेड सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दिया, बायर ने उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करके क्या किया, गुड्स प्लेज किए हैं। तो बोल रहे हैं अनपेड सेलर का जो लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है वो खत्म नहीं हो जाएगा, इट कैन स्टिल बी एक्सरसाइज बट सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ प्लेजी। प्लेजी के राइट्स पे पहले आएंगे, अनपेड सेलर के राइट बाद में आएंगे। इसका मतलब प्लेजी के राइट है, दे विल स्टैंड इन हायर पोजीशन टू द राइट्स ऑफ किसके राइट्स, अनपेड सेलर के राइट। ये कैसे होगा, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1 करोड़ के गुड्स थे, ठीक है, मुंबई से मैंने भेजे नागपुर में। नागपुर में उस बंदे ने क्या किया, मैंने उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया था, उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया एक प्लेज करके किसी बंदे को, और क्या किया, गुड्स प्लेज कर दिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से, और वहां से उसने क्या किया, 50 लाख का लोन ले लिया। गुड्स कितने के प्लेज किए, 1 करोड़ के, लोन कितने का लिया, 50 लाख का लिया। ठीक है, तो अब मैं अनपेड सेलर हूं, मेरे पास क्या राइट है, मेरे पास राइट है टू रिटेन द पोजेशन, मैं वो पोजेशन वापस ले सकता हूं, ठीक है, रास्ते से गुड्स वापस ले सकता हूं, पर सब्जेक्ट टू राइट्स ऑफ प्लेजी। प्लेजी के पास राइट है टू रिसीव 50 लाख एंड देन गिव गुड्स। प्लेजी के पास राइट क्या है, उससे 50 लाख का लोन लिया गया है, उसको राइट है टू रिसीव 50 लाख। तो मेरे पास जो गुड्स के ऊपर राइट है वो तब आएगा जब प्लेजी का 50 लाख सेटिस्फाई हो जाता है,
उसके बाद जो गुड्स है वो मेरे पास अनपेड सेलर के पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट बन जाएगा। कब? जब मैं उसके 50 लाख चुका दूं या एक्चुअल बायर उसके 50 लाख चुका दे। जब उसके 50 लाख उसको मिल जाते हैं, उसके बाद जो गुड्स के ऊपर राइट आ जाता है वो आ जाता है सीधा सीधा अनपेड सेलर का। वो बीच में जो बायर था नागपुर वाला, उसका राइट नहीं आएगा, ठीक है। उसका राइट नहीं आएगा, किसका आएगा? डायरेक्ट अनपेड सेलर का राइट आएगा। तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है? अनपेड सेलर ये कर सकता है कि जो 50 लैक्स हैं, ठीक है, 50 लैक्स के गुड्स उसको बोले कि तुम मैं 50 लैक्स के गुड्स पे क्या करूंगा? लियन का राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगा, पर रिमेनिंग गुड्स पे कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि राइट किसका देखना है? प्लेजी का। प्लेजी का राइट है 50 लाख का, उस 50 लाख के गुड्स छोड़ के बाकी के गुड्स पे मैंने क्या किया? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज कर लिया अनपेड सेलर ने। या मैं करूं कि मैं 50 लाख उसको दे दूं। मैं अनपेड सेलर क्या करूं? मैं जो सब्सिक्वेंट प्लेज किया है जिसको, उस प्लेजी को 50 लाख का लोन चुका दूं और गुड्स का पोजेशन वापस ले लूं, ठीक है। गुड्स पे क्या कर लूं? स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लूं और गुड्स रोक लूं। अब मेरे पास राइट है टू रिसीव 1 करोड़, और मैंने जो प्लेजी को 50 लाख दिया वो भी मैं, जो मेरा बायर था नागपुर वाला, उससे रिसीव कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अनपेड सेलर का राइट रहेगा, बट जो प्लेजी का राइट विल स्टैंड इन हायर पोजीशन टू अनपेड सेलर, ठीक है। पहले प्लेजी का क्लेम सेटिस्फाई होगा, फिर अनपेड सेलर के पास राइट आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब आता है राइट ऑफ रीसेल। रीसेल क्या होता है? रीसेल मतलब अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं गुड्स किसी और को बेच दूंगा। जेठालाल ने बोला नागपुर वाले बायर को कि अगर मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं पुणे में मेरा एक कस्टमर बैठा है उसको बेच दूंगा। तो ये होता है राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। अब अनपेड सेलर जिसके पास गुड्स का पोजेशन है, ठीक है, अब वो चाहे उसने लियन करके रखा हो या आधे रास्ते से गुड्स रोक लिया हो, यानी स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया हो, दोनों केसेस में पोजेशन आ जाता है उसके पास। उसके पास पोजेशन है तो उसके पास राइट टू रीसेल गुड्स का, सॉरी, रीसेल गुड्स करने का भी राइट है। तो ही हैज राइट टू रीसेल द गुड्स टू अनदर बायर। तो मतलब नागपुर वाले बायर को छोड़ो, मैं किसी और को भी गुड्स बेच सकता हूं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है प्रॉपर्टी नागपुर वाले बायर को ट्रांसफर हो गई थी, पर फिर भी अगर उसने पैसा नहीं दिया, मैंने पोजीशन रोक लिया, मैं रीसेल कर दूंगा और जो नया बायर है उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, नागपुर वाले बायर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि लॉ में लिखा है, ठीक है। आपने लास्ट चैप्टर में सेल बाय नॉन ओनर में भी पॉइंट पढ़ा था, सेल बाय एन अनपेड सेलर इज वैलिड, ठीक है। तो वो नॉन ओनर कब हो जाता है? जब प्रॉपर्टी नागपुर वाले बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, पोजीशन अभी भी सेलर का है, मुंबई वाले सेलर का है। तो अगर वो फर्दर किसी को सेल कर देता है पुणे में, तो क्या कहलाएगा? इट विल बी ट्रीटेड एज सेल बाय नॉन ओनर, पर इट इज वैलिड बिकॉज इट इज सेल बाय अनपेड सेलर, ठीक है। चलो, अब इसमें दो केसेस है। पहला केस क्या है? पहला तो गुड्स पेरिशेबल है, ठीक है, या तो गुड्स पेरिशेबल है वो बेच रहे हो आप, और या तो गुड्स सोल्ड है आफ्टर गिविंग नोटिस टू बायर। तो पेरिशेबल गुड्स हैं तो आप बेच सकते हो, ठीक है, पेरिशेबल गुड्स हैं तो आप बेच सकते हो। अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बायर को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस क्या देना पड़ेगा? कि हाँ देखो, अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं गुड्स बेच दूंगा। ये करना पड़ेगा आपको, बायर को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। या तो सेलर ने क्या किया? राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा। अगर सेलर ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा है कि मैं राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखता हूं, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं किसी और को बेच दूंगा, तो उस केस में नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर बायर पैसा नहीं देगा तो मैं किसी और को बेच सकता हूं, ठीक है। तो पहला तो आपने रिजर्व कर लिया। दूसरा, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो पेरिशेबल गुड्स में क्या इतना टाइम नहीं होता, गुड्स खराब हो जाएंगे। पेरिशेबल गुड्स में सीधी सी बात है, मैं बायर को कॉल करूंगा कि आप क्या नहीं पैसा दोगे तो मैं बेच दूंगा। वो बोले, वो एक दिन पैसा नहीं देगा और क्या होगा? मेरे गुड्स सड़ जाएंगे, वो भी पैसा नहीं देगा, मेरे बिकेंगे भी नहीं। तो पेरिशेबल गुड्स में नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। तो इन दोनों केसेस में, बाकी सारे केसेस यानी रिजर्व टू राइट ऑफ डिस्पोजल में नोटिस देना जरूरी नहीं है और पेरिशेबल गुड्स में नोटिस देना जरूरी नहीं है। बाकी किसी भी केस में नोटिस देना जरूरी होता है, बायर को कॉल करके बोलना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आप किसी गुड्स में क्या करते हो? आप नोटिस बिना दिए सेल कर देते हो, तो वो हमारा इधर केस है। सेल कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, बस राइट्स में थोड़े डिफरेंस आएंगे, ठीक है। तो पहले इधर 3 पॉइंट है। क्या? आपने पेरिशेबल गुड्स को रीसेल किया, ठीक है, आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया था और फिर रीसेल किया, चलेगा। आपने क्या है? नोटिस दिया बायर को
और फिर रीसेल कर दिया, वो भी चलेगा, ठीक है, इन दोनों केस चलेंगे। क्या मैं, अगर मेरा रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया था, मैंने पेरिशेबल गुड्स भी नहीं थे, फिर भी बिना नोटिस के मैंने सेल कर दिया, तो सेल वैलिड है? जी हाँ, वैलिड है। वो आपको कॉलम के इस साइड मिलेगा, सेकंड कॉलम में, कि सेल वैलिड है, पर राइट्स में थोड़े बहुत डिफरेंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है टाइटल। तो क्या मैं जब रीसेल कर देता हूं, जो अनपेड सेलर गुड्स रीसेल कर देता है, तो जो बायर होता है, जो सब्सिक्वेंट नया बायर होता है, क्या उसको टाइटल यानी ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर होती है? तो बोलते हैं न्यू बायर गेट्स गुड टाइटल टू द गुड्स देन ओरिजिनल बायर। अगर मुंबई वाले ने, सेलर ने क्या किया, नागपुर वाले को गुड्स बेचे थे, पर नागपुर वाले ने पैसा नहीं किया, तो उसने क्या किया, रीसेल कर दिया पुणे में किसी को, ठीक है। तो क्या पुणे में किसी को सेल किया, उसके पास टाइटल आ जाएगा, यानी ओनरशिप आ जाएगा, गुड टाइटल आ जाएगा? बोलते हैं हाँ आ जाएगा, नागपुर वाले की ओनरशिप खत्म हो जाएगी। तो अगर आपने नोटिस दिया था बायर को तो भी चलेगा, नहीं दिया था तो भी चलेगा, जो नया बायर है उसको ओनरशिप मिल जाएगी दोनों केसेस में, ठीक है। तो फिर फर्क क्या है, नोटिस देना क्यों है, वो बताते हैं नोटिस देना क्यों है, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ डैमेजेस फ्रॉम बायर, कौन से डैमेजेस ये देख लेते हैं। क्या होता है, सेलर कैन रिकवर डैमेज फ्रॉम ओरिजिनल बायर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, जब नागपुर वाले ने पैसा नहीं दिया और मुझे वो गुड्स क्या रीसेल करने पड़े पुणे में किसी को, ठीक है। तो पहले मैंने नागपुर वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 करोड़ में बेचूंगा, ठीक है। अब मैं पुणे में गया, उसको रीसेल करने गया, तो मुझे 98 लाख रुपीस मिले। तो मुझे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे किसी और को बेचना पड़ा, तो वो 2 लाख का नुकसान हुआ है ना ओरिजिनल सेलर को। तो वो 2 लाख का नुकसान है, वो डैमेज है ओरिजिनल सेलर का। ये डैमेज वो नागपुर वाले बायर से रिकवर कर सकता है, ऐसा लॉ में राइट है, ठीक है। तो ये रिकवर कर सकता है, कब कर सकता है, सिर्फ जब उसने उसको सेल करने से पहले नोटिस दिया हो, ठीक है, तो वैलिड है, आप रिकवरी कर सकते हो डैमेज की। अगर गुड्स पेरिशेबल थे तो बिना नोटिस के भी डैमेज रिकवर कर सकते हो। अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा था, तो भी क्या कर सकते हो आप, डैमेज रिकवर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अदर देन पेरिशेबल गुड्स सोल्ड विदाउट नोटिस टू द ओरिजिनल बायर, नागपुर वाले बायर को हमने कॉल करके बताया नहीं कि अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं बेच दूंगा, और फिर भी मैंने गुड्स बेच दिए और गुड्स पेरिशेबल भी नहीं है, तो फिर सेलर कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस, सेलर कोई डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा। भले उसने 1 करोड़ में नागपुर वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने पैसा नहीं दिया, मुझे पुणे में 98 लैक्स में बेचना पड़ा, फिर भी मैं 2 लाख उससे क्लेम नहीं कर पाऊंगा, मेरा 2 लाख का नुकसान मुझे ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है प्रॉफिट ऑन रीसेल। प्रॉफिट ऑन रीसेल क्या होता है, मान लो मैंने नागपुर में कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 करोड़ में सेल करने का, ठीक है। पुणे में मैंने रीसेल कर दिया क्योंकि नागपुर वाला पैसा नहीं दे रहा। पुणे में मुझे प्राइस मिला कितना, 1 करोड़ 5 लाख रुपए मिल गए, तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो गया रीसेल पे। ये प्रॉफिट क्या है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से नया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर ज्यादा है तो रीसेल पे प्रॉफिट होता है, 5 लाख ज्यादा मिला तो रीसेल पे प्रॉफिट हुआ। तो अब अगर अगर बायर को नोटिस दिया था, ठीक है, अगर बायर को नोटिस दिया था, या पेरिशेबल गुड्स थे, या राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया था, यानी सेलर प्रोटेक्टेड है क्योंकि बायर को नोटिस दिया था, तो क्या होगा, बायर के पास कोई राइट नहीं आता, जो नागपुर वाला ओरिजिनल बायर है उसके पास राइट नहीं है टू क्लेम एनी प्रॉफिट ऑन रीसेल फ्रॉम द सेलर। इसका मतलब अगर नागपुर वाले को मैंने बिना बताए बेच दिए, अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं थे, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था। अगर मैं नोटिस दिए बिना पुणे में किसी को बेच दूंगा तो क्या नुकसान होगा, अगर मुझे रीसेल पे कुछ प्रॉफिट होता है, जैसे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो मुझे नागपुर वाले ओरिजिनल बायर को भर के देना, उसको देना पड़ेगा। क्या मतलब, उसने पैसा नहीं दिया, ब्रीच किया, फिर भी उसको देना पड़ेगा? हाँ, 5 लाख उसको देने पड़ेंगे, मैं सिर्फ 1 करोड़ रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने उसको नोटिस नहीं दिया था, मैंने उसको बताया नहीं था कि पैसा नहीं दोगे तो बेच दूंगा। तो नोटिस ना देने का फर्क क्या पड़ता है वो देख लो तुम। अगर नोटिस देना जरूरी था और आपने नोटिस दे दिया है, तो अगर आप कम प्राइस में बेचोगे तो डैमेजेस ओरिजिनल बायर से रिकवर कर सकते हो, अगर आप ज्यादा प्राइस पे बेचोगे तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो रिटेन कर सकते हो, ये सेलर के पास राइट है। पर अगर वो बायर को नोटिस ना दे, देना चाहिए था पर बायर को नोटिस ना दे, तो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, सेलर के नुकसान में जाएंगे। क्या, अगर शॉर्ट में बेचा, 1 करोड़ का 98 लाख में बेच दिया, 98 लाख में बेचा, तो 2 लाख बायर से रिकवर नहीं कर पाएगा, कौन से, नागपुर वाले बायर से, ओरिजिनल बायर से रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का था और रीसेल प्राइस 1 करोड़ 5 लाख है, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने किया वो उसको ओरिजिनल यानी नागपुर वाले को लौटा देना पड़ेगा, उसको भर के देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी रिटेन नहीं कर पाएगा, समझ आया। तो नोटिस देना जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि नोटिस ना दो तो सेलर के बहुत सारे राइट्स खराब हो जाता है, सेलर को नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब आता है अनपेड सेलर्स राइट अगेंस्ट बायर, सेलर्स रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर। क्या बोलता है, हमने अभी तक पढ़े थे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, अब आ रहे हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है वो बताता है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्या है, सेलर्स रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर। सेलर के पास क्या क्या रेमेडीज हैं अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दे। ठीक है, चलो इसके आगे एक पॉइंट है बायर्स रेमेडी फॉर सेलर्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है तो बायर के पास भी कुछ रेमेडीज होती है, वो भी है, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो सबसे पहला सूट फॉर प्राइस क्या है, अनपेड सेलर क्या कर सकता है, अनपेड सेलर के पास राइट है टू स्यू द बायर फॉर प्राइस, केस कर देगा बायर के ऊपर और कोर्ट पे जाके बोलेगा कि इससे मुझे पैसा लेकर दो। तो सेलर में फाइल अ सूट अगेंस्ट बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स वेयर बायर wrongfully neglects to make payment as per terms of contract whether property has passed to buyer or not। ठीक है, क्या बोलता है, अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिस दिन पैसा देना चाहिए था, अगर उस दिन बायर सेलर को पैसा नहीं देता तो अनपेड सेलर हैज राइट टू स्यू द बायर फॉर प्राइस, वो क्या कर सकता है, बायर के ऊपर केस कर सकता है। बट इसमें क्या है, वेयर बायर wrongfully neglects to make payments as per terms of contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से पेमेंट ड्यू होनी चाहिए और बायर क्या कर रहा है, जानबूझकर पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी बायर की गलती है। ठीक है, अगर बायर कुछ गलत कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा, तो सेलर उसको स्यू कर देगा। ठीक है, पेमेंट ड्यू होना जरूरी है, प्रॉपर्टी पास हुई बायर को नहीं हुई उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसके बाद आता है सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का सूट मतलब देखो, वेयर बायर wrongfully refuses to accept and pay for goods, द सेलर में sue him for damages for non acceptance। क्या बोलता है, जो बायर है वो क्या कर रहा है, वो पे करने से मना कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, पे करने से मना कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, पे नहीं कर रहा और गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा। ठीक है, वो खरीदने से मना कर रहा है, पे नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर स्यू कर सकते हो कि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसकी वजह से मुझे जो भी नुकसान होगा वो मैं तुमसे भर के लूंगा। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अब इसका सेक्शन 56 क्या बोलता है, अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो सेलर के पास राइट है टू क्लेम डैमेजेस। ठीक है, सेक्शन 57 है, इसका बिल्कुल वाइस वर्सा है। क्या बोलता है, अगर सेलर ब्रीच कर दे, सेलर बाद में बोले कि मैं आपको क्या करूंगा, गुड्स नहीं बेचूंगा, तो बायर के पास भी राइट होता है टू क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से क्या होता है, डैमेजेस क्लेम करने का राइट आ जाता है। तो ये वही वाला राइट है, अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया सेल का तो बायर सेलर से डैमेज क्लेम कर लेगा, और अगर बायर ने ब्रीच कर दिया, बायर कुछ खरीदने से मना कर देता है, तो सेलर उससे क्या करेगा, डैमेज क्लेम कर लेगा। ठीक है, चलो अब आता है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ये क्या होता है, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट यानी चाहे सेलर हो या बायर हो, दोनों में से कोई भी। ठीक है, बायर भी सेलर भी, दोनों में से कोई भी इंसान ड्यू डेट जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला था उसके पहले, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला यानी गुड्स की डिलीवरी होने वाली थी या पैसा मिलने वाला था, तो बायर के केस में बायर क्या करेगा, पैसा देगा, सेलर के केस में सेलर क्या करेगा, डिलीवरी करेगा। दोनों के केस में अगर वो अपना ऑब्लिगेशन क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि मैं डिलीवरी नहीं दूंगा, अगर सेलर कॉल करके बोलता था मैं डिलीवरी नहीं दूंगा, ड्यू डेट से पहले रेपुडिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या बायर क्या बोलता है, सेलर बोलता है कि मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा, बायर बोलता है मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, ऐसी कोई भी चीज हुई तो जो अदर पार्टी है यानी जो नॉट इन डिफॉल्ट है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं है, वो क्या कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले पार्टी से क्या कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ठीक है, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और डैमेजेस क्लेम कर ले, अगर पहले ही मना कर दिया है। एग्जांपल लो, 10 तारीख को गुड्स की डिलीवरी होने वाली थी, सेलर ने 10 तारीख से पहले 8 तारीख को बायर को कॉल करके बोला कि हेलो, हाँ मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया 8 तारीख को, तो बायर के पास राइट है, क्या राइट है, बायर के पास राइट है कि 8 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दे, कैंसिल कर ले और डैमेजेस क्लेम कर ले, किससे, सेलर से। ठीक है, 8 तारीख को ही। चलो और क्या कर सकता है,
और ये कर सकता है कि वो कुछ ना करे, 10 तारीख तक बैठा रहे। 10 तारीख जब टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, एक्चुअल ब्रीच होगा। ठीक है, अगर पहले मना कर देते हो तो एंटीसिपेटेड ब्रीच होता है। जब जब ड्यू डेट है, जब परफॉर्मेंस ड्यू हो जाती है, तब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो होता है एक्चुअल, क्या होता है, ब्रीच होता है, एक्चुअल ब्रीच। तो तब अगर कर दिया तो नॉर्मल है, आपने ब्रीच कर दिया, डैमेजेस क्लेम करो। अगर पहले ब्रीच कर दिया तो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डैमेजेस लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सूट फॉर इंटरेस्ट। चलो, तो देखते हैं सेलर के पास इंटरेस्ट क्लेम करने का राइट कब आता है, बायर के पास इंटरेस्ट क्लेम करने का राइट कब आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेलर का देखते हैं। सेलर को अगर टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है, पेमेंट में लेट होता है, तो सेलर के पास राइट होता है कि वो लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट ले ले। बहुत आराम सी चीज है। तो यहाँ पे सीधा सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, पहला पॉइंट नहीं है सेलर में। सेलर में रिकवर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट फ्रॉम द बायर एज पर स्पेसिफिक एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट किया था कि इतना लेट होगा तो क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट लेंगे, इस रेट से इंटरेस्ट लेंगे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट क्लेम करने का राइट है, सेलर के पास राइट है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू सेलर एट द रेट एज इट डीम्स फिट फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स और फ्रॉम व्हेन द प्राइस वाज पेएबल। ये क्या बोलता है, द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू सेलर। अगर आपने कोर्ट में जाके केस किया कि ये मुझे पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, और आप बोलोगे कि मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि बायर क्या करेगा, सेलर को इंटरेस्ट देगा। कब से, या तो टेंडर ऑफ गुड्स से, यानी जिस दिन सेलर डिलीवरी लेके आ गया था, उस दिन से पेमेंट, उस दिन से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या जिस दिन प्राइस पेबल था, यानी पेमेंट ड्यू थी, उस दिन से पेमेंट के डेट तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, बट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये लिख दिया था कि हम कोर्ट में जाके ऐसी कोई भी इंटरेस्ट की अपील नहीं करेंगे, इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा, तो फिर आप केस करोगे, फिर भी कोर्ट ये फैसला नहीं सुना सकता, ये डिक्री नहीं दे सकता कि इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली लिख दोगे कि इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अगर आप लिख दोगे इंटरेस्ट पेबल होगा तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में है वैसे पेबल होगा। ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो कोर्ट में जब केस होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट कैसे देना है और कौन सी डेट से देना है, चाहे टेंडर ऑफ गुड्स की डेट से देना है, जिस दिन डिलीवरी करने के लिए पहुंच गया था सेलर, या जिस दिन पेमेंट ड्यू था, जिस दिन बायर को पेमेंट कर देनी चाहिए थे उस दिन से। ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ये तो आपने समझ लिया सेलर कब इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। अब आते हैं बायर कब इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। बोलते बायर इंटरेस्ट क्यों क्लेम करेगा, बायर को तो पैसा ही नहीं मिलना होता। तो सबसे पहली चीज, बायर में रिकवर द मनी पेड वेयर कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट हैज फेल्ड। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पेमेंट के अगेंस्ट क्या कंसिडरेशन मिलती है, गुड्स मिलना किसको, बायर को। बायर को क्या, बायर पेमेंट करता है और बदले में उसको गुड्स मिलता है। तो अगर बायर को जो उसने पेमेंट किया उसके बदले का कंसिडरेशन यानी गुड्स ना मिले, कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट हैज फेल्ड यानी गुड्स उसको नहीं मिलते, तो उसने जो पेमेंट किया है वो रिकवर कर सकता है। समझ आया, यानी जेठालाल को नागपुर के बायर ने क्या बोला कि मैं आपको 10 लाख भेज रहा हूं, मुझे 10 दिन के अंदर गुड्स भेज देना। तो उसने 10 लाख भेज दिए जेठालाल को, पर जेठालाल ने उसके अगेंस्ट गुड्स नहीं भेजे। तो जो बायर है, जो नागपुर वाला बायर है, ही हैज राइट टू रिकवर द मनी। ठीक है, उसके पास राइट है रिकवर द मनी, और रिकवर कर सकता है वो क्योंकि कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट फेल्ड। कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट यानी गुड्स की डिलीवरी नहीं की। ठीक है, चलो, तो अब उसने क्या, एक महीने बाद जेठालाल ने पैसे लौटा, एक महीने तक गुड्स डिलीवर नहीं किए, तो बायर बोलता है मुझे पैसा लौटा दो 10 लाख। ठीक है, बायर क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है इंटरेस्ट। एक महीने बाद पैसा दे रहा है ना, तो एक महीने आपने 10 लाख रुपए रखे थे, तो मुझे अब एक महीने के इंटरेस्ट भी दो, ऐसा बायर रिकवरी कर सकता है। समझ आया, तो इंटरेस्ट बायर कब रिकवर करता है, जब सेलर उसको गुड्स डिलीवर नहीं करता और बायर क्या करता है, उससे पैसा वापस मांग लेता है कि मैंने आपको पेमेंट कर दी थी वो वापस कर दो। तो वो वापस करने के साथ इंटरेस्ट भी मांग सकता है। कैसे मांग सकता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा था तो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ले लेगा बायर। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा था तो क्या हो सकता है, कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू बायर एट द रेट एज इट डीम्स फिट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट। कौन से डेट से, फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट, यानी जिस दिन बायर ने सेलर को पेमेंट की थी
उस दिन से लेके जिस दिन सेलर बायर को पैसा लौटाएगा कि मैं डिलीवरी नहीं कर रहा, ये लो अपने पैसे वापस रखो, उस दिन तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट क्या होगा? जो रीजनेबल रेट कोर्ट डिसाइड करेगी, रेट एज इट डीम्स फिट, ठीक है। तो इसमें डेट क्या है? कोर्ट अलग अलग डेट डिसाइड नहीं कर सकती, उसी डेट से, कब से? जिस दिन बायर ने पैसा दे दिया था उस दिन से लेकर जब तक उसको पैसा रिफंड नहीं मिल जाता उस डेट तक इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, समझ आया? चलो, इसमें याद रखना कोर्ट ऑर्डर जो देगी, कोर्ट ऑर्डर दोनों में एक चीज है, अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया है कि कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा तो फिर कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकती, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी ही कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, तो कोर्ट इंटरेस्ट पेबल नहीं करवा सकती। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि इंटरेस्ट कैसे पेबल होगा, तो फिर चाहे बायर को मिले चाहे सेलर को मिले, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, कौन सी डेट से मिलेगा? तो जब सेलर इंटरेस्ट क्लेम करता है तो कोर्ट दो ऑर्डर दे सकती है, या तो जिस दिन डिलीवरी कर दी सेलर ने, यानी डिलीवरी अटेम्प्ट की उस दिन से, या जिस दिन पैसा ड्यू था उस दिन से। इन दोनों डेट में से कोई भी एक डेट से इंटरेस्ट अलाउ कर सकती है कोर्ट। बट जब बायर इंटरेस्ट मांगेगा तो वो उसी दिन से मांग सकता है जिस दिन उसने पेमेंट करी, जिस दिन सेलर को पेमेंट करी उस दिन से का, जिस दिन से उसको रिफंड मिला तब तक का इंटरेस्ट वो मांग सकता है, तब तक का इंटरेस्ट कोर्ट अवॉर्ड करेगी, ठीक है। चलो, अब आता है बायर्स रेमेडीज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर। बायर, अब अगर सेलर ब्रीच करता है तो बायर के पास क्या क्या राइट्स है? एक दो राइट हम छोटे मोटे पढ़ चुके हैं सेलर के साथ, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट क्लेम करने का राइट है, तो अगर सेलर ब्रीच कर देता है तो बायर के पास क्या क्या राइट है? पैसा वापस मांग लेगा, जो उसने रिफंड मांगा उस पर इंटरेस्ट भी मांग लेगा, तो ये बायर का राइट है। इसके पहले आपने एक पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट अगर ड्यू डेट से पहले रेपडिएट हो जाता है, तो अगर सेलर रेपडिएट करेगा तो बायर के पास राइट है टू क्लेम डैमेजेस। जिस दिन रेपडिएट किया उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डैमेज क्लेम कर लो, ये भी बायर के पास राइट है। सूट फॉर डैमेजेस, सेक्शन 57, हमने वाइस वर्सा पढ़ा था 56 का। 57 क्या बोलता है? अगर सेलर रॉन्गफुली क्या करता है? नेग्लेक्ट, रिफ्यूजेस टू मेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर सेलर डिलीवरी नहीं करता, सेलर की गलती है और वो डिलीवरी रोक रहा है, तो बायर क्या करेगा? बायर उससे डैमेजेस क्लेम कर लेगा। तो ये तीन राइट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा जो राइट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी हमने ऊपर पढ़ लिया है। इसके बाद आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट भी आप पढ़ चुके हो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सेलर, कोर्ट में अवार्ड फॉर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की सफिशिएंट रेमेडी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की सफिशिएंट रेमेडी, कोई भी डैमेजेस नहीं हो सकते, ठीक है, कोई भी डैमेजेस सफिशिएंट रेमेडी नहीं हो सकती, तो कोर्ट क्या अवार्ड करती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर सेलर डिलीवरी नहीं करता तो बायर बोलता है मुझे पैसा रिफंड करो, पर अगर कोर्ट ये ऑर्डर करेगी पैसा रिफंड नहीं, आपको गुड्स डिलीवर करने ही पड़ेंगे, समझ आया, गुड्स डिलीवर करने ही पड़ेंगे, तो बोलता है ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब होता है? जब damages are not sufficient remedy, तो this is awarded when damages are not sufficient remedy for the breach। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के अगर आप डैमेजेस दे दो तो वो सफिशिएंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना ही पड़ेगा बायर को उसके राइट्स फुलफिल करके देने के लिए, ठीक है। ये कैसे कैसे हो सकता है? मान लो कोई स्पेशलाइज्ड नेचर का अलग सा प्रोडक्ट था, ठीक है, कोई स्पेशल नेचर या यूनिक प्रोडक्ट था, तो अगर वो आपने बेचने से मना कर दिया तो बायर का तो अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, उसमें कोर्ट ऑर्डर क्या करेगी? आपको बेचना ही पड़ेगा, आप कोई डैमेजेस भर के बच नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट से, आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गुड्स असर्टेन होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। अनअसर्टेन गुड्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ नहीं सकता, गुड्स आइडेंटिफाइड ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको बेचना ही पड़ेगा, ऐसा कोर्ट ऑर्डर नहीं देती, ठीक है। अनअसर्टेन्ड गुड्स में नहीं देती, असर्टेन्ड और स्पेसिफिक गुड्स होंगे तभी कोर्ट ऑर्डर करेगी कि सेल परफॉर्म करो ही करो, डैमेजेस नहीं, सेल परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या होना चाहिए? गुड्स स्पेशल नेचर के होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। मान लो ऑक्शन में एक सेल हुई, एक बहुत ही एंटीक कार है, बहुत ही यूनिक कार है, पुराने जमाने की कार है, उसकी ऑक्शन में सेल हो जाती है। अब वो क्या स्पेशल नेचर गुड्स है, यूनिक गुड्स है, तो अगर वो ऑक्शन में कोई बंदा ऑक्शन जीत जाता है और बाद में सेलर उसको मना कर दे सेल करने से, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करता है? कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर करता है, वो बोलता है आपको बेचना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं उसके बदले क्या करूंगा, कुछ डैमेजेस भर के दे दूंगा, नहीं, आपको बेचना ही
पड़ेगा, ऐसा कोर्ट ऑर्डर करेगी। थर्ड कंडीशन क्या है, दिस इज अवॉर्डेड व्हेन डैमेजेस आर नॉट सफिशिएंट रेमेडी। आप बायर को कुछ भी डैमेजेस भर के दे दो, वो यूनिक कार तो नहीं खरीद पाएगा ना, क्योंकि दुनिया में ऐसी यूनिक कार एक ही थी। तो यहां डैमेजेस सफिशिएंट रेमेडी नहीं है, इसलिए कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी वो सेल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सूट फॉर रिफंड ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट ऑन सच रिफंड ऊपर सेक्शन 61 पढ़ चुके हैं, ठीक है। बायर रिफंड ले लेता है और उस पर इंटरेस्ट भी ले लेता है, समझ आया। चलो अब आता है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या होता है, आपने जेठालाल का एपिसोड देखा होगा चंदी रमानी वाला, नहीं देखा तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चंदी रमानी क्या करता है, अपना फ्लैट बेचता है और ऑक्शन करता है, नीलामी करता है, ठीक है। आपने मूवीज में भी देखा हो नीलामी होती है, तो उसमें क्या होता है, एक बंदा हैमर लेके बैठता है, हथौड़ा लेके बैठता है और लोग बिड लगाते हैं, अपनी अपनी बिड यानी बोली लगाते हैं, मैं 10 लाख दूंगा, मैं 12 लाख दूंगा, मैं 13 लाख दूंगा। तो जब हाईएस्ट बिड जो मारता है उस पर जो ऑक्शनर होता है वो 3 बार हथौड़ा मार देता है और सेल हो जाती है, समझ आया। ऐसे होता है सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन। तो इट इज मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स एंड प्रॉपर्टी सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे बिड्स इनवाइट करते हैं। चंदी रमानी बैठा, उसने बोला मैं अपना फ्लैट नीलाम कर रहा हूं, जेठालाल ने बोला 60 लाख, पोपटलाल ने बोला 65 लाख, सोडी भाई ने बोला 70 लाख। तो अब जो हाईएस्ट बिड करेगा उसके बाद क्या करेंगे, हम 3 बार हैमर मारेंगे, गुड्स उसको बेच दिए, समझ आया। ये होता है ऑक्शन सेल। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, इफ गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, अगर लॉट्स में गुड्स बेचे, आपने क्या बोला, मेरे पास 10 लॉट ऑफ गुड्स है, क्या है 10 लॉट्स हैं गुड्स के, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया, ऑक्शन में मैंने 10 लॉट ऑफ गुड रखे, ठीक है। 10 लॉट्स मैंने रखे और मैं ऑक्शन कर रहा हूं 10 लाख 20 लाख 40 लाख। तो हाईएस्ट बिडर आया 45 लाख का, मैंने उसको कर दिया कि ठीक है, 3 बार हथौड़ा मार दिया कि ये बंदा बिड जीत गया, गुड्स इसके हुए। अब वो 10 लॉट है गुड के, तो ये एक सेल ट्रांजेक्शन नहीं है, माना जाएगा कि 10 लॉट्स आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल। 10 अलग अलग सेल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो 10 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो एक में अगर मैं एक लॉट बेचना नहीं, मैं मना कर दूं कि मैं एक लॉट नहीं दूंगा, ठीक है, मैं 19 लॉट 9 लॉट दूंगा, 10वां लॉट नहीं बेचूंगा, अगर सेलर बाद में मुकर जाए, तो क्या बायर बोल सकता है कि बचे हुए 9 लॉट भी नहीं खरीदूंगा, नहीं, क्योंकि वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, 10 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए 10 लॉट के लिए। तो एक का ब्रीच, एक के सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर दे, बाकी 9 का ब्रीच नहीं हुआ, समझ आ रहा है। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट अलग प्रिवेल करेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, यानी एक लॉट आपने बेचने से मना किया ना, एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, बचे हुए 9 का कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही रहेगा, सामने वाले को 9 खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, क्या बोलता है, बिडर अपनी बिड वापस ले सकता है, कब तक ले सकता है, जब तक वो 3 बार हथौड़ा मार के सेल कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक बिडर क्या सकता है, मैं अपना बिड वापस लेता हूं। जैसे पोपटलाल ने बोला मैं 60 लाख दूंगा, 3 बार हैमर टूटेगा तो क्या होगा, 60 लाख पे सेल कंफर्म हो जाएगी। पर 3 बार हैमर ठोकने से पहले अगर पोपटलाल बोल दे कि मैं अपनी बिड वापस लेता हूं, मैं नहीं खरीद रहा हूं, तो चलता है, ठीक है। पर अगर 3 बार हैमर मार दिया उसके बाद वो बिड वापस नहीं ली जा सकती, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। अब अगर खरीदने से मना करेगा तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड अंटिल सेल इज कंप्लीटेड बाय फॉल और हैमर और एनी अदर मैनर बाय ऑक्शनर, ठीक है। और एनी अदर मैनर मतलब फॉल ऑफ हैमर से कर रहे हो या किसी और तरीके से आप क्या कर रहे हो, ऑक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जब तक वो बिडर ने, वो ऑक्शनर ने एक्सेप्ट करके सेल पूरी नहीं की, तब तक बिडर क्या कर सकता है, अपनी बोली से मुकर सकता है, बिड से रिट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। चलो, सेलर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे बिड एट ऑक्शन ओनली इफ राइट टू बिड इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड बाय सेलर और बाय एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ये क्या पॉइंट, क्या बोलता है, जो बंदा सेल कर रहा है, जो सेलर है, क्या वो बिड का हिस्सा बन सकता है, क्या वो भी बोली लगा सकता है, नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर बिड करने में जो बिड इनवाइट किया था, जो एग्रीमेंट किया था पहले, उसमें अगर उसने सारे बिडर्स को पहले ही बता दिया है कि मैं भी बिड करने वाला हूं, अगर सेलर ने एक्सप्रेसली रिजर्व किया है राइट टू बिड, ठीक है, मैं भी बिड करूंगा, तो वो बिड कर सकता है। पर वो बिना एक्सप्रेसली सबको बताए कि मैं भी बिड करूंगा, अगर बिड करने बैठ गया, ठीक है, चंदी रमानी है, उसका फ्लैट बेच रहे, ठीक है, चंदी रमानी का फ्लैट बेच रहे, चंदी रमानी बोलता है मैं भी बोली लगाऊंगा, तो अगर उसने पहले बता दिया है कि मैं बोली लगाऊंगा या मेरा भी कोई इंसान मैं अपने बिहाफ पे बैठाऊंगा वो बोली लगाएगा, तो फिर चलेगा। अगर उसने पहले से नहीं बताया कि मैं भी बोली लगा सकता हूं, तो फिर अगर उसने बोली लगाई
तो क्या होगा, ऐसी सेल क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, भले उसको बोली उसने लगाई, वो जीता नहीं, ठीक है, खरीदा किसी और ने, फिर भी वो सेल वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड सेल है, क्योंकि ये क्या है, सेलर बिड नहीं कर सकता, ना सेलर कर सकता है, ना उसके बिहाफ पे उसका कोई एजेंट बिड कर सकता है। ठीक है, अगर वो छुप के बिड करता है, अब वो बिड क्यों करेगा, वो प्राइस को बढ़ाने के लिए बिड करेगा। ठीक है, जो सेलर है उसने क्या किया, लोगों में 3-4 अपने लोग बैठा दिए। ठीक है, तो वो क्या है, बिड को इंक्रीज कर रहे हैं, 10 लाख बोला तो 12 बोल रहे हैं, तो एक्चुअल बिडर फिर 14 पे आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिटेंडेड बिडिंग, नकली बिडिंग करके प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये इलीगल है। अगर ऐसा कुछ भी पता चलता है तो जो एक्चुअल बायर है, जिसने बाद में बिड जीतकर क्या गुड्स खरीदे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर सकता है कि मैं नहीं खरीदूंगा, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। समझ आया? तो अगर जो सेलर है वो अपने बिहाफ पे कुछ लोग बैठा देता है बिडिंग में कि आप बिड करते रहना प्राइस बढ़ेगा, या वो खुद बैठ जाता है कि मैं बिड करूंगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो ऐसा अलाउड नहीं है। हाँ, अगर वो पहले बोल देता है कि मेरे पास भी राइट है, मैं भी बिड करूंगा, सबको बता देता है, एक्सप्रेस रिजर्व कर लेगा, तो चलेगा। पर अगर बिना बताया उसने बिड की तो बिड वैलिड नहीं है, और सेल हो जाएगी, वो भी वैलिड नहीं होगी। बायर चाहे तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। समझ आया? चलो, सेल में भी सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस। क्या बोलते हैं, एक मिनिमम या हायर प्राइस सेट की जा सकती है कि मिनिमम इससे कम में मैं बेचूंगा नहीं। ठीक है, तो बिड का स्टार्ट करने के लिए रिजर्व प्राइस होता है, सबसे मिनिमम प्राइस होता है, वहां से बिड स्टार्ट होती है। समझ आया? चलो, ठीक है। तो चंदी रमानी के फ्लैट की बिडिंग हुई थी, क्या ऑक्शन हुआ था, तो उसमें क्या उसने बोला 60 लाख से बिडिंग शुरू होगी, 60 लाख से। तो कोई अगर 50 लाख 5 लाख बिड करता है तो वो वैलिड नहीं है, मिनिमम प्राइस बिडिंग की सेट करती जाती है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, चलो चलो। तो यहां होता है आपका यूनिट 4 का रिवीजन पूरा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। इनके हेल्प के लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट है या सीए के किसी भी लेवल के स्टूडेंट है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम इस चैनल में आगे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, बहुत सारे हेल्पफुल एग्जाम टिप्स ट्रिक्स के साथ आने वाले हैं। चलो, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।